आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। सबसे बड़ा सवाल ये कि आपके और हमारे घर में अगर बेटियां हैं तो वो कितनी सुरक्षित हैं। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भर्ती 5 साल की मासूम देवी की हालत अब सुधरने लगी है। वो अब खतरे से बाहर है। वो घर वालों से बात भी कर रही है और पूरा देश उसके जल्द ठीक होने की दुआएं भी कर रहा है। हो सकता है देवी जब बड़ी हो तो उसके साथ हुई दरिंदगी की यादें भी आगे चलकर धुंधली पड़ जाएं और वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी सके, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। देश के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे अनजान हैवान बेखौफ घूम रहे हैं। वो आपके ड्राइंग रूम तक आते हैं, आपकी बच्ची को गोद में उठाकर खिलाते हैं, लेकिन उनकी बुरी नजर को मां और मां की गोद में चैन की नींद सोने वाली नन्ही परी नहीं समझ पाती और फिर हो जाता है जिगर के टुकड़ों के साथ बड़ा हादसा। इसीलिए आज बड़ी बहस में बच्चियों की हिफाजत के लिए आप हमें गौर से सुनिए, दरिंदे को पहचानिए और अब ज्यादा सतर्क रहिए, क्योंकि अनजान शैतान आपके मासूम के आसपास ही है। आज देश की हर मां खौफ में है। शाम को अब जाने में डर लगता है और रात में निकलने में तो डर लगता है। मतलब रात में कोई लड़की या कोई बच्चे को हम अकेले नहीं भेजा जाता है। बच्चों को बाहर भेजने में डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। स्कूल में रहती है तो चिंता लगी रहती है जब तक घर सही सलामत न पहुंचे। आज हर पिता डरा और सहमा है। आज एक अहम सवाल से जूझ रहा है हर परिवार। आखिर कैसे पहचाने ऐसे वहशी दरिंदे को? आखिर कैसे बचाएं अपने बच्चों को ऐसे शैतानों से? हम सतर्क रहे। अगर कोई भी हमें नेगेटिविटी से, कोई बुरे विचारों से लगता है हमारे सामने आ रहा है, हम ऐसे लोगों को पहचाने। कोई आपको अनएम्प्लॉयड घर पे पड़ा हुआ मिल रहा है या कोई चौराहे पे खड़ा हुआ मिल रहा है या कोई लड़कों के गैंग में खड़ा है, तो वहां से अपने बच्चों को बचाएं। 5 साल की मासूम देवी के साथ दरिंदगी किसी और ने नहीं की, बल्कि उसने की जिसे देवी रोजाना अंकल अंकल कहकर पुकारा करती थी। हंसते हंसते बिना किसी हिचक के उसकी गोद में चली जाती थी। बेचारी मासूम दरिंदे को क्या पहचानती, उसके मम्मी पापा तक धोखा खा गए। पड़ोसी ऐसा हैवान निकला जिसके काले दिमाग को पढ़ने की कोशिश किसी ने कभी की ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि आज देवी अपने आंगन में गुड्डे गुड़ियों संग खेलने की बजाय अताल के बिस्तर पर पड़ी है। देवी को जब पहली बार अस्पताल लाया गया तो उसके साथ छोटी छोटी गुड़ियां थीं। सारा देश सिर्फ सोचकर गुस्से में है। जरा सोचिए देवी के मम्मी पापा के बारे में क्या बीतती होगी उन पर। जिस बेटी को लेकर न जाने कितने सपने सजाए होंगे, जिसके शरीर में एक चुभन उनकी जान निकाल देती हो, आज उस देवी के शरीर में न जाने कितने जख्म दिए गए हैं। सब कहते हैं माँ बाप ने दरिंदे को पहले पहचान क्यों नहीं लिया। कैसे पहचाने, क्या करें? आपके और हमारे घरों के अंदर जब दरिंदे वेश बदल कर छिपे हों तो क्या करें? हमारी बॉडी पे आमिर ने अपने शो सत्यमेव जयते के जरिए कुछ बच्चों के साथ डेमो करके ये समझाने की कोशिश तो की कि आखिर बच्चों को अपनों और शैतानों के बीच में कैसे फर्क करना है। बॉडी पर ये देखिए, हमारे पास डायग्राम भी है। एक छाती, दूसरा टांगों के बीच में और तीसरा बॉटम पे। लेकिन इसके साथ साथ जरूरत तो इस बात की भी है कि माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें। बच्चों को गुड टच, बैड टच और सीक्रेट टच के बारे में बताएं।
ताकि दोबारा किसी मासूम देवी के साथ ऐसी बर्बर वारदात न हो, ताकि दोबारा किसी नन्ही परी पर ऐसे दरिंदे की बुरी नजर ना पड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या करें, बच्चियों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि हम शैतान को पहचानें, मगर कैसे कैसे पहचानें उसे जो हमारे आसपास ही है। बड़ी बहस में अब ये चर्चा हम शुरू करते हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर एडवोकेट रेखा अग्रवाल मौजूद हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एसएन देशपांडे साहब जुड़ेंगे। एसएन देशपांडे जुड़ेंगे जो कि एचओडी हैं आरएमएल हॉस्पिटल के। एसएन देशपांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिव्या द्विवेदी हैं जो कि अभिनेत्री हैं, वो जुड़ेंगी। रजी अहमद हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट, वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। रजी अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक उम्र गुजारी है समाज के लिए भलाई कर करके, आपने वो समाज भी देखा था, आज आप ये समाज भी देख रहे हैं, कितना बदलाव आया है अगर हम अपनी बेटियों की हिफाजत की बात करें तो? देखिए, हम लोग बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। हम लोगों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, हमारे बुजुर्गों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आज़ादी के 64 वर्षों के बाद हम ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाएंगे। आज़ादी मिलने के साथ जिस तरीके से हम आज़ाद होते नजर आ रहे हैं, हमने सारी लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ने का जैसे लगता है तय कर लिया हुआ है। और उसका नतीजा ये है कि आज जो हमारे चारों तरफ खाई है और एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ जो बदमाशियों का एक सिलसिला है। हम लोगों ने अभी तक 64 वर्षों के अंदर एक सिविल सोसाइटी को डेवलप नहीं किया है। एक सिविल सोसाइटी, आज़ादी के लड़ाई के दौरान ही ये बात कही जा रही थी कि आज़ादी के बाद सिचुएशन उलझेगा। उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि हम अपने को करेक्ट करेंगे, हम अपने को सुधारेंगे, लेकिन पहले मुझे आज़ादी तो मिलनी चाहिए। आज़ादी जब मिल गई तो अब तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन सब चरमात्रा चला जा रहा है और हम अपने सिविल सोसाइटी के बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। जिस मसले पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और ये बुराइयां पहले भी मौजूद थी। आज मीडिया बहुत ज्यादा असर्टिव हो गई है, उससे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जा रही हैं। ये एक प्लस पहलू है, लेकिन आज की सोसाइटी के अंदर जो परवर्जन आता चला जा रहा है उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे बच्चे बच्चियां वक्त से पहले ही बालिग होती चली जा रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पर ये मल्टीनेशनल कंपनीज की जो बहुत सी चीज़ों को मार्केट में लाने के लिए अब सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सेफ सेक्स की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बतलाते हैं कि ये चीज़ आवारगी है, ये बदतमीजी है, ये एंटी सोशल है, ये चीज़ आप बतलाते नहीं हैं। अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि दुनिया सिमट गई है, सामने आ गई है और नई नस्ल उससे जो उनका इमेच्योर जहनियत है, इमेच्योर वो आदमी है, वो बच्चे बच्चियां उसके परवर्जन के शिकार होते चले जा रहे हैं। समाज में हमारा जो हमारी सिविल सोसाइटी टूटती जा रही है, ये बहुत खतरनाक है स्टेज में है। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसका जो है रोब खत्म होता चला जा रहा है। पुलिस अपना रोल भूल रही है। अब पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत सारे पहलू हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं, इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से रजी अहमद साहब, इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन डॉक्टर एसएन देशपांडे, क्या वजह है सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर हमने बहुत तरक्की की है आजादी के बाद से लेकर अब तक, वजह क्या है कि हमारे समाज में लगातार विघटन आया है मानसिक तौर पर खासकर, ये इसकी आप सबसे बड़ी वजह क्या मानती हैं? नहीं, देखिए, ये तो मैं मानती हूं कि रफी साहब ने जो कहा था कि ऐसे परवर्शंस समाजों में होते हैं, लेकिन हमारे समाज में ये हो रहा है कि कभी कहीं ना कहीं हम लोग इसको अनदेखा करते जा रहे थे। और जब ये जो भयानक जो घटना घटी दिल्ली में, उसके बाद से हम में रियली जागरूकता आई है कि ये कितना वहशीपना है इस तरह का बर्ताव होना। और मैं ये तो है, जाहिर है कि ठीक है, समाज जब टूटता जाता है तो समाज के जो असहाय वर्ग है, बच्चे हैं, औरतें हैं, उन पर सबसे ज्यादा बुरी बीतती है। जी डॉक्टर एसएन देशपांडे, सबसे बड़ा सवाल ये है
कि आपके आसपास जो ऐसे तत्व हैं जो आपकी तरफ गलत निगाह से देख रहे हैं, हम उन्हें पहचाने कैसे? निर्भया को जिस लड़के ने बस में बिठाया था 16 दिसंबर को, उसने उसे दीदी कहकर बस में बिठाया था। आज हम इस देवी की बात कर रहे हैं। देवी मनोज को अंकल कहा करती थी और ये एक तरीके से इस बात का संकेत है कि हम न तो अपने भाई या जो हमें दीदी संबोधित कर रहा है, या फिर अपने अंकल, या फिर अपने आसपास के किसी भी ऐसे शख्स पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते, या क्यों नहीं हम शक कर पा रहे हैं उसके व्यवहार को लेकर जो उसका हमारे प्रति है। नहीं, शक तो थोड़ा सा रहना ही चाहिए और अपने बच्चों के प्रति हर माता पिता को और स्कूल में टीचरों को सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है या नाहक उनके पास जाने की कोशिश करता है या उनको चॉकलेट वगैरह देकर लुभाने की कोशिश करता है बिना वजह के, तो डेफिनेटली शक की नजर से उसे देखना ही चाहिए जी। उसमें कोई सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए मैं रेखा अग्रवाल जी आपसे कानूनी पहलुओं पर बाद में बात करूंगा। मैं आपका एक जनरल रिएक्शन जरूर जानना चाहूंगा। आता हूं देशपांडे जी, आपके पास आता हूं। सवाल ये उठता है कि ये प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि आनन फानन में चीजें हो गई। अगर देवी मनोज को अंकल कहती थी तो वो 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं था। वो उस बच्ची को प्यार करता होगा, लुभाता होगा, बातचीत करता होगा। पहले उसने उस बच्ची के जहन में अपने प्रति विश्वास डाला होगा, तब जाकर वो बच्ची को इतने करीब ला पाया आपने। सवाल ये उठता है कि 5 साल की मासूम को आप क्या शिक्षा देंगी, क्या नसीहत देंगी कि वो किसी के सेफ और अनसेफ टच को पहचान पाए? बहुत ही मुश्किल स्थिति है अनुराग। अब जो इसकी उम्र थी बच्ची की कुल 5 साल। 5 साल के अंदर तो शायद उम्र भी नहीं है उस बच्चे को कुछ सिखाने की। उसकी मासूमियत, आई थिंक उसकी मासूमियत को भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा अगर उसको इतनी छोटी उम्र में ये सब बातें सिखाई जाए कि बेटा आप ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से कोई गलत आपका इस्तेमाल ना करे। तो एक समाज के अंदर जो इस तरह से जो गलत आज जो इतने कुकर्म हो रहे हैं, वो सिर्फ इस बात का एक इंडिकेशन है कि बदलाव जो है वो बच्चों में तो हम बाद में लाएंगे कि उनको हम क्या चीज सिखाएं, पर शायद उसके पहले जो बदलाव है, जो वयस्क व्यक्ति है जो गलत काम करते हैं, इस तरह के जो गलत काम जो करते हैं, उनके अंदर पहले बदलाव लाने की जरूरत होगी। उनको शिक्षा देने की जरूरत होगी, उनको शिक्षित करने की जरूरत पड़ेगी तो अपने नैतिक जो मूल्य हैं उनको ना भूल जाएं। उसके बाद हम अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। इतनी कम उम्र में जो एक छोटी सी कली है, उस छोटी सी मासूम देवी को उसको क्या समझाएं कि देखो बेटा, अगर आपको के अंकल को चॉकलेट देते हैं या आपको कहीं पे छूने की कोशिश करते हैं तो आपके उनके हाथ को धक्का मार दीजिए। क्या आप उनकी चॉकलेट या टॉफी को मत लीजिए, आप उनके साथ कहीं पे मत जाइए। ये बातें जरूरी है बहुत समझाने की, परंतु कैसे समझाई जाएंगी बहुत मुश्किल सवाल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये बच्चों को समझाने में वो लोग भी शक के दायरे में आते हैं जो किसी गलत मंशा के साथ बच्चों को प्यार नहीं करते। बिल्कुल, एक पूरे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जहां पर हर रिश्ते को सस्पिशन की नजर से देखा जाएगा और कोई मासूम रिश्तेदार या कोई दोस्त भी होगा, अगर वो बहुत अपने अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ भी किसी बच्चे को प्यार करने की कोशिश करेगा या किसी और के साथ कोई पॉजिटिव रिश्ता भी साकार करने की कोशिश करता है, किसी युवती के साथ में या किसी महिला के साथ में, हर रिश्ते को एक गलत सस्पिशन की नजर से देखा जाएगा। तो आखिर के अंदर लगता है कि जो सोशल फैब्रिक है समाज का, जहाँ पे कहते हैं कि इंसान को एक बहुत बड़ी, जैसे नो मैन इज एन आइलैंड अनटू हिमसेल्फ, हर एक इंसान को अपने लिए कोई दोस्त बनाने की, कोई रिश्तेदार बनाने की, कोई रिश्ता हर समय हम कायम करना चाहते हैं, तभी जाके हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारे जो रिश्ते हैं, अगर उनको ही हम तोड़ देंगे, उनके अंदर एक दरार आ जाएगी, तो एक बहुत बड़ा सामाजिक इशू खड़ा हो जाएगा। चलिए, दिव्या द्विवेदी भी हमारे साथ हैं, अभिनेत्री। दिव्या, आप चूंकि इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, हर तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, हर तरह के किरदार आप निभाते हैं, आपके जो सह कलाकार होते हैं वो तमाम तरह के किरदार निभाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की नजर में खोट है, जिनके दिल में पाप है, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है? में खोट है, जिनके दिल में पाप है, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है?
देखिए, जिनके दिल में खोट है, पाप है, उसे पहचानना आसान भी है और मुश्किल भी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी सोचने समझने की ताकत कितनी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि मैं सच कह रही हूँ, जब से मैंने ये न्यूज देखा है, सुना है, तब से मुझे इतनी एंजाइटी हो रही है मेरे अंदर कि मैं सो नहीं पा रही हूँ रातों को। मैं खाना खा रही हूँ तो वोमिट फील हो रहा है मुझे, सिर्फ ये सोचकर कि हमारा समाज जानवर बनता जा रहा है। हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं। कल तक हम अंग्रेजों से लड़ते थे, आज हम सरकार से, अपने समाज से, अपने लोगों से लड़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इतना कि इस पर पीएम भी बात करते हैं, इस पर मिनिस्टर्स बात करते हैं, इस पर चैनल मीडिया बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, बात करने से या संविधान में चेंजेस लाने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी आप देखिए, हम लोग ये हादसा जो हुआ है जी, और भी 4 घटनाएं हमको सुनने को मिली। आप बताइए कि कोई ऐसे कर सकता है कि 4 घटनाएं हमको सुनने 3 महीना 3 साल 5 साल, और अगर ऐसा हो रहा है के साथ 3 महीना 3 साल 5 साल, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है इसका। ये चर्चा का, बहस का मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे सूझबूझ से यही करना चाहिए लोगों को। अगर सरकार नहीं कर सकती है तो आम आदमी करे इस चीज को। मैं करूंगी कि जो आदमी इस तरह का घिनौना अपराध करता है उसको आप पकड़िए, बिना किसी ऑपरेशन के, जिंदा उसके हाथ पर पकड़िए, उसके उस ऑर्गन को पकड़िए और सीधा काट दीजिए। ठीक है, काट फेंक दीजिए। मैं कहती हूँ, एक बार आप ऐसा करके देखिए, अपराध कितना कम हो जाएगा और लोगों के अंदर दहशत पैदा होगी। बिल्कुल नहीं दिव्या, आपके गुस्से को समझा जा सकता है, लेकिन हम कभी पैरवी नहीं करेंगे कि कानून को अपने हाथ में किसी भी स्टेज पर लिया जाए, क्योंकि कानून हमारे और आपके लिए ही बना है। हम उस पर भी समय समय पर चर्चा करते हैं कि कानून में इसमें किस तरह का बदलाव होना चाहिए, ऐसे केसेस में फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। ये वक्त की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन उसका ये इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि आप कानून को अपने हाथ में लेने की बात करें। एसएन देशपांडे जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अगर एक बार को मान लें कि पुलिस ठीक कह रही है कि वाकई पुलिस नहीं जानती, पुलिस को नहीं पता कि जिस मकान में देवी रहती थी उसके निचले फ्लोर पर क्या होने वाला है, या किसी भी घर में, हिंदुस्तान में किसी भी शहर में क्या होने वाला है। ये प्राथमिक जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी और आपकी बनती है कि हमारे आसपास के लोग जो रह रहे हैं उनका व्यवहार क्या है, उनका नजरिया क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर खड़ा हो जाता है कि हम देखें कैसे, पहचाने कैसे, परखें कैसे। जैसा अभी मैडम कह रही थी कि ऐसे व्यक्तियों को पहचानना मुश्किल भी है और आसान भी है। आसान इसलिए है कि अगर आप खुद औरत हैं और बड़ी हैं तो काफी हद तक आप पहचान सकते हैं। लेकिन देवी जैसी मासूम बच्ची नहीं पहचान सकती। लेकिन हाँ, बच्ची नहीं पहचान सकती, उसके लिए उसके माता पिता को थोड़ा सा जानकारी रखनी पड़ेगी कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ उनकी दोस्ती है और कौन उनको लुभा रहा है या दोस्ती कर रहा है। जैसे ये जो व्यक्ति था, ये हार्डली मुझे लगता है 10-15 दिन ही उनके घर के पास में रहने को आया था जी। और लगता है कि उसने एक तरह से बच्चे को किडनैप ही कर लिया। तो किडनैपिंग में तो फिर इट्स अ क्राइम, वो तो किसी को भी पता चलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, पुलिस को ये थोड़ा सा अंदेशा होना चाहिए कि जो पास्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज जिनके हों और खासकर सेक्सुअल क्राइम्स हों, वो अक्सर बार बार उन्हें करते हैं। तो उसका एक तरह से कोई रजिस्ट्री रखना, एक उनके ऊपर ध्यान रखना, ये लॉ एंड ऑर्डर की एक जरूरत है। लेकिन मैं रजी अहमद साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले रेखा अग्रवाल जी, इस विषय में आपसे सवाल करना चाहूंगा। ये जो एसएन देशपांडे जी ने बात कही कि ठीक है, वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि मनोज को जितनी जल्दी पुलिस ने गिरफ्तार किया, अगर उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता तब भी वो उतनी ही जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और कई ऐसे मुजरिम गिरफ्तार किए गए हैं जिनका पुलिस रजिस्ट्रेशन था, चाहे वो ड्राइवर थे, घर में नौकर थे, या फिर XYZ कोई भी काम करते थे। सवाल तो ये उठता है कि
पुलिस वेरिफिकेशन मात्र हो जाने से क्या हम किसी शख्स पर भरोसा कर सकते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये पुलिस वेरिफिकेशन जो है ऑफ कोर्स एक वन कॉन्क्रीट स्टेप है। हम ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते कि पुलिस वेरिफिकेशन का फायदा क्या है। ऑफ कोर्स हर एक चीज को आपको जब शुरू करते हैं आप पॉजिटिव माइंड से करते हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन करना आपके घर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आता है, या जैसे होटल्स के अंदर वेरिफिकेशन होती है कि कौन से गेस्ट हैं जो आपके होटल के अंदर आके रह रहे हैं। हर जगह जो एक तरह का सिक्योरिटी जो चेकअप होता है, ये एक फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन है। जैसे कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर शुरुआत ही आप अच्छी तरीके से करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपके माइंड के अंदर एक उम्मीद जाग सकती है कि आगे जाके शायद आप कोई तरह के कुकर्म होते हैं या कोई क्राइम होते हैं, हम उनको रोक पाएंगे। परंतु ये ऑफ कोर्स बाय इटसेल्फ ये एक कंप्लीट तरीका नहीं है क्राइम को रोकने के लिए। जैसे आपने खुद ही बताया कि फर्ज करिए कि मनोज की पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती तो क्या निकलता उसके अंदर, यही कि वो बिहार के रहने वाले हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। अगर उनका पास्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था तो यही पता चलता है ना, उससे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चलता। उनके आइडेंटिटी कार्ड को अगर आप देख लेते, उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस पता चल जाता। किराएदार जो है वो फिर भी वहीं बन जाते, उस मकान के मालिक मकान दे देता उनको किराए के ऊपर। तो उस शख्स के अंदर, मनोज जैसे व्यक्ति के अंदर जो कहने के लिए एक आदमी है, शायद उसके अंदर इंसान का दिल भी होगा, उसके अंदर एक जानवर पनप रहा है या उसके अंदर कोई तरह की हैवानियत है, दरिंदगी है, और वो कब जागृत हो जाएगी। अगर आप कहें कि ये एक बेसिकली जो कहते हैं एक सामाजिक इशू है कि हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर एक भगवान का रूप भी होता है, और कहते हैं कि कहीं तो कहीं एक जानवर भी छिपा होता है। तो वो कब मनोज जैसे व्यक्ति के अंदर, जो एक लेबरर की तरह काम करते थे गारमेंट्स फैक्ट्री के अंदर, पेटी मीनियल जॉब करते थे, प्रॉब्ली डेली वेजर होंगे, उनके साथ के अंदर जिनको शायद एक मोटी जो जिम्मेदारी उनके जिंदगी के अंदर होगी, वो होगी कि कुछ पैसे कमा के बिहार अपनी पत्नी को भेजना या अपने पिता को भेजना। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कब वो जानवर जागृत हो जाएगा, वो कभी गलत काम कर देगा, इसको आप लाख चाहे नहीं रोक सकते, चाहे भले आप कितनी भी पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए, जितने भी आप सिक्योरिटी मेजर्स करवा लीजिए। चलिए, एक तरफ से पक्ष साफ हुआ कि आप किसी भी शख्स को जानवर बनने से नहीं रोक सकते, ये होता है क्योंकि उसके पीछे जी एस.एन. देशपांडे जी, वेरिफिकेशन का एक ये फायदा होता है कि क्रिमिनल खुद भी एक थोड़ा सा उसको खौफ पैदा हो जाता है, थोड़ा सा उसमें डर पैदा हो जाता है कि किसी की नजर उस पर है जी। और अगर कोई क्राइम प्रिवेंट होता है तो वो हमें पता नहीं चलता। पांडे जी, मैं वही क्राइम्स हमें पता चलते हैं जो ऑलरेडी कमिट हो चुके हैं। आपके बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अग्री करती हूँ कि क्रिमिनल को लगेगा कि मेरे ऊपर नजर है किसी की, वो सिर्फ उस ऐसे क्राइम्स के अंदर कि वो चोरी डकैती जैसे क्राइम्स करने के पहले डरेगा। पर जो जिस तरह का बलात्कार जैसा हीनियस क्राइम है, वो कोई प्री प्लान नहीं होता है। आप ज्यादा इस पक्ष के ऊपर बात बोल सकती हैं, परंतु ये तो जो बलात्कार एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक क्राइम है। कब उसने करा, उसने सोचा नहीं होगा कि मैं एक क्राइम करूंगा। जी चलिए ठीक है। दिव्या, नहीं, ऐसा है कि कई सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, हैबिचुअल होते, कई बार 20 साल बाद भी वो रिपीट करते हैं अपना क्राइम। जी हाँ, ऐसे केसेस के अंदर आई एग्री विथ यू कि हाँ, जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं उनके ऊपर एक डिटरेंट हो सकता है कि हाँ देखिए, मेरा पुराना रिकॉर्ड भी है, मैं पहले भी कभी बलात्कार के केस में या ईव टीजिंग के, लड़की की छेड़छाड़ के केस के अंदर पकड़ा गया हूं, तो मेरे को कोई मकान देगा नहीं किराए के ऊपर, या मैं गलत काम ना करूं। हाँ, ऐसे केसेस में जरूर एक डिटरेंट हो सकता है। जी, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शीबा असलम फहमी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शीबा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक पक्ष कहीं से ये भी निकला था कि आजकल संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, वो जीवन शैली खत्म हो रही है, माँ बाप दोनों ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त घर से बाहर रहते हैं, और बच्चों के एकाकीपन का फायदा उठाने के लिए ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं अपने जहन में नापाक इरादा पाले हुए हैं, मौका ज्यादा अच्छी तरह मिलता है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अपने नापाक मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए। क्या आप मानती हैं?
कई पहलू हैं। सबसे पहली बात, जैसे ही ये गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो रिपीट ऑफेंडर ऑलरेडी था, उसने अपनी पत्नी का और साली का बलात्कार किया था। ये गांव की पंचायत नाम की जो चीज है, ये असली हैवान है जिसने उसको सजा देने के बजाय उसको इनाम दिया कि उसने जिसका रेप किया था उसी से उसकी शादी कर दी। अब प्रताड़ित के साथ आप सोचिए उसकी पत्नी के साथ इतने सालों से क्या हो रहा है। तो और उसके बाद उस घटना के बाद ये घटना कोई अगली घटना नहीं है, उसने बीच में कई कुछ किया होगा जो हमारी नजर में नहीं आया। तो ये समाज जो दिल्ली में भी उसे गिरफ्तार किया गया। जो समाज उसको परंपरावादी समाज जो औरत को अपने प्रताड़ित करने वाले की ही पत्नी बनने को मजबूर करता है, आप अंदाजा लगाइए ये वो समाज है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम एक तरफ संयुक्त परिवार की शिवा जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ये चर्चा भी हम कर रहे हैं लगातार कानून को लेकर के। ठीक है कि जिस पंचायत ने उसको सजा देनी थी उसने उसको इनाम दिया, या जो पुलिस सजा देती है वो सजा की बजाय 2000 रुपए देकर के पीड़ित के माँ बाप से कहती है कि मामले को रफा दफा करो। परिवार की बात सही है, ये एक अलग पहलू है। हमारे आज बहस का पहलू ये है, मुद्दा ये है कि हम कैसे पहचाने, अपने बच्चों को कैसे बचाएं इन दरिंदों से। यहाँ हमारी जिम्मेदारी की, हमारे दायित्व की बात मैं समझ गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को अपने बच्चों के साथ पहले व्यवहार में ये लाना पड़ेगा, जैसे चोट लगने पर या पेट में दर्द होने पर बच्चा भागता हुआ आता है माँ बाप के पास कि भाई हमें यहाँ पर दर्द हो रहा है, उसकी जगह जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको हश हश करके जब निपटाने की जो एक परंपरा हमारे समाज में है, हमारा बच्चा उसी मजबूती, उसी कॉन्फिडेंस के साथ माँ बाप के पास आके क्यों नहीं बताता कि ये डर्टी टच उसने महसूस किया है या कोई ऐसी गंदी बात उसने महसूस की अपने आसपास के किसी रिश्तेदार से या पड़ोसी से या पिता के दोस्त से। तो ये जो एक पूरी हमारी तरबियत है, पालन पोषण का जो तरीका है कि पेट में दर्द होगा तब तो माँ बाप के पास बच्चा आके बता सकता है कि ये शिकायत है। लेकिन जो दूसरी शिकायत है कि समाज में से उसे जो गंदगी, जो बीमारी उसका वो सामना कर रहा है, उसके लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अब माँ बाप को सोचना पड़ेगा कि वो खुले में बैठ करके, जितने भी परिवार के सदस्य उनके बीच में बैठ करके ये बात, इस पर बात करें कि बेटा कौन सा टच हेल्दी है, कौन सा डर्टी है, कौन सी बात हेल्दी है, क्या नौबत आ गई शिवा जी, क्या नौबत आ गई? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि अब हमारे परिवारों में क्या ये नौबत आ गई? मैं आपको एक घटना बताऊं, एक बहुत आप क्या इसको फिजिबल मानती हैं कि 5 साल की मासूम देवी के साथ या उस जैसी मासूम और बच्चियों के साथ बैठ करके इस विषय पर हम चर्चा करें और उन्हें ये समझाएं कि कहां पर उनके लिए टच जो है वो शिकायत करने वाला है और कहां पर अगर उनको टच किया जाए तो वो सेफ है? में तो टच करना ही मना है जी, सीधी सी बात है। वहां पर जब इस समस्या को उन्होंने समझा तो उन्होंने टच करने पर ही बैन लगा दिया। कोई किसी के बच्चे को टच नहीं कर सकता। जी, मैं आ रहा हूँ दिव्या, आपके पास आ रहा हूँ। गोवा में भी, हमारे इसी देश में गोवा में भी ये कानून है। आप जाइए तो वहाँ बसों पर टैक्सीज पर लिखा हुआ है, बसों और टैक्सीज पर लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का टच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब गोवा में क्योंकि पेडोफिलिया की शिकायत एक बहुत बड़ी अपराध के तौर पर सामने आया है, तो ये बात कोई नई नहीं है। अब इधर का समाज जो दिल्ली है या जो नॉर्थ इंडिया है, लेकिन शिवा जी, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो कम पढ़े लिखे तबकों में ज्यादा हो रही हैं, जो अवेयर ही नहीं है, जो जागरूक ही नहीं है, जो कानून नहीं जानते, जिन्होंने शिक्षा नहीं ली है, तो आधी अधूरी है। अधिक से अधिक शिक्षा का विकास करना। हमारे यहाँ लोग, हमारे देश में एक आदमी 10 बच्चे पैदा करता है। गरीबी है, बेरोजगारी है, कुंठा है उनके अंदर, मानसिक विकास नहीं है उनके अंदर। ये थोड़ा सा बात की बात है। अभी वक्त है, एक्शन लेना चाहिए कि अगर आप इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लेंगे, आर्ग्यूमेंट में जाएंगे तो बड़ा हादसा हुआ कर दीजिए फिर और ना जाने दिव्या, इस आर्ग्यूमेंट में जाने के बाद तो फिर पुलिस मुझे लगता है आज कानूनी पहलू को छोड़ देते हैं। आज कानूनी, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं और हम और आप सब हिमायती हैं इस बात के कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त और जल्द सजा दी जानी चाहिए। आज केवल इस विषय पर चर्चा करते हैं दिव्या कि हम अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार रखें कि उनके साथ कुछ भी अनहोनी के इशारे मात्र से हमको इशारा हो जाए और हम सजग हो जाए। शिवा, आप कुछ कह रहे हैं? जी, देखिए एक घटना मुझे, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कुछ देशपांडे जी, आता हूं आपके पास। शिवा, अपनी बात मैं बताऊं, अभी एक बड़े अधिकारी जो तिहाड़ जेल से रिटायर, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने, हम इसी तरह की वर्कशॉप कर रहे थे जिसमें उन्होंने बताया हमें ये भी सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को कि बेटा तुम्हें कोई अगर कुछ, जैसा कि बताया, प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाए। मैं कहूँ जी, एक्चुअली उनको आवाज थोड़ी देर से मिलती है और जी ये तो मैं, उन्होंने ये बताया कि
उनको परिवार में उनके नाना उनके साथ सोडोमी करते थे, उन्होंने अपनी माँ को और अपनी नानी को बताया और माँ और नानी ने दोनों ने चुप करा दिया कि बेटा किसी से कहना नहीं, और उनको सीन से हटाने की कोशिश की गई और ये उनके साथ लगातार हुआ। तो ये जो हमारे परिवारों के अंदर जो हो रहा है वो कभी बाहर आता नहीं, हमें अंदाजा नहीं। हम जिस संयुक्त परिवार के टूटने की बात कर रहे हैं उसी संयुक्त परिवार का एक फीचर ये भी है। और ये जो हमारे जो परंपरागत स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो पाठशालाएं हो, चाहे वो मैं नाम लूंगी तो कंट्रोवर्सी होगी, मदरसे हो, इन सब जगहों पर दरगाहें हैं, इन सब जगहों पर हमें पता है सेक्सुअल क्राइम बिल्कुल पनप रहा है और आंखें बंद कर ली जाती हैं। तो ये ओवरऑल आप एक समाज के तौर पर हमें नजर डालने की जरूरत है। जो गुड टच बैड टच का जो मामला है, ये होगी मदरसे हो, इन सब जगहों पर दरगाहें हैं, इन सब जगहों पर हमें पता है सेक्सुअल क्राइम बिल्कुल पनप रहा है और आंखें बंद कर ली जाती हैं। तो ये ओवरऑल आप एक समाज के तौर पे हमें नजर डालने की जरूरत है। जो गुड टच बैड टच का जो मामला है, ये बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को बताइए, जैसे चोट लगने पर, कहीं कटने पर, पेट के दर्द में बच्चा भाग करके माँ बाप को बताता है, वैसे ही इस मामले में भी आकर के बताए और ये उसको हिम्मत दीजिए। लेकिन क्या 5 साल की मासूम बच्ची को या उससे भी कम उम्र की बच्ची के साथ इस तरह की हिदायत या नसीहत दी जा सकती है? आपकी बात सही है, देखिए करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। 5 साल की बच्ची के साथ भी ये बात करनी पड़ेगी और धीरे धीरे ही हम उसको ट्रेन करेंगे। क्या उसकी समझ जितनी अपरिपक्व है उसके लिहाज को देखते हुए क्या ये उस पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं होगा? क्या ये आप उसे सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहे कि आप उसे क्या समझा रहे हैं और क्यों समझा रहे हैं? उसका भी तरीका अपनाया जाएगा। जिस तरीके से आप एक बड़े बच्चे को समझाएंगे या बड़े उम्र की किसी औरत को समझाएंगे, टीनेजर को समझाएंगे या यंग गर्ल को समझाएंगे, उस तरीके से नहीं। हाँ, उम्र के हिसाब से जैसे आप बच्चे को, ये शायद जो शिक्षक, जो हमारे शिक्षक हैं वो ज्यादा इस बात के बारे में बोल सकेंगे। जैसे बच्चे को आप एक प्ले स्कूल के अंदर डालते हैं और उसको धीरे धीरे ट्यून अप करते हैं, उसके बाद प्ले स्कूल के अंदर आएंगे, उसके बाद एक प्राइमरी स्कूल के अंदर आएंगे। उसी तरीके से जैसे आप टॉयज के साथ में आप बच्चों को सिखाते हैं ABCD या ब्लॉक्स के साथ आप करते हैं, इसी तरह से कुछ आपको प्लास्टिक डॉल्स के जरिए, खिलौनों के जरिए, ब्लॉक्स के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए कुछ ना कुछ करके आपको उनको एक तरीका इवॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम ये सोचें कि ये बच्चा हमारा बहुत छोटा है, उसके साथ हम ये बात करें कि ना करें, वो गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो ये स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि आजकल हमारे जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, वैसे भी वहां पर बच्चों की बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि ग्रूमिंग नहीं हो पाती है। एक सिर्फ एक एजुकेशन तक ही कन्फाइंड रह जाता है बच्चा, या अपने सिर्फ माँ बाप या अपने निजी सिबलिंग्स के से ज्यादा उसको कुछ ज्यादा समाज के बारे में पता नहीं होता है। जी ठीक है। जिस गुड और बैड टच की हम बात कर रहे हैं बच्चों को लेकर के, उसको ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, फिर ये चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बेटा, ये और ये आपकी प्राइवेट बात, ठीक है? अगर इनको कोई छूने की कोशिश करे को मना करना है और मम्मा को बताना है या किसी बड़े को बताना घर, ठीक है? रजी अहमद साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि बच्चों को अब इस कदर दोस्त बना लिया जाए कि उनको ये बताया जाए कि क्या उनके लिए गुड टच है और क्या बैड टच है? देखिए, हम लोग जिस तरीके की गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल लिबरेटेड सोसाइटी की बात हम लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सोसाइटी अभी उतनी लिबरेटेड नहीं है। हम अभी आधा तीतर हैं, आधा बटेर हैं। हम वेस्ट की कॉपी करना चाहते हैं और वेस्ट की जहनियत हमारे पास नहीं है। हमारे यहाँ अशिक्षा है, हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ हैव्स एंड हैव नॉट्स का बहुत आसमान ज़मीन का गैप है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये हम उस क्लास की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि एक तरफ आप मीडिया के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनीज के इन्फ्लुएंस के तहत एक तरफ कंडोम के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएंगे, वहाँ बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है। बच्चे कम उम्र में जो है बालिग होते चले जा रहे हैं। कम उम्र में ये जिस तरीके से इंग्लैंड अमेरिका के अंदर 50-60% इलीगल बाल बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति क्या हिंदुस्तान में आप आने देंगे? आएगी। हमको सिविल सोसाइटी की तरफ आप कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी परिस्थिति में बच्चों को क्या वो हम लोग तो देखते हैं कि किस तरीके से। तो क्या रजी अहमद साहब, आपका ये मानना है कि इन बच्चों के साथ, इन मासूमों के साथ जो हो रहा है उसके लिए इनका खुलापन भी जिम्मेदार है?
मुझे ऑब्जेक्शन है। बिल्कुल इसी तरफ उनको जिस तरीके से शुरू से था उन्हीं की बातों को थोड़ा आसान करके उन्हीं से सवाल देखिए, फिर वही ये प्रतिशतात्मक आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल ये नहीं चलेगा। बिल्कुल ये कैसी बात हुई? बच्चे ही अब क्या 5 साल की बच्ची इनवाइट कर रही है? ये किस तरह की बात कर रहे हैं? बच्चों को अवेयरनेस करने की बात है। अरे बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कर तो बड़े रहे। निठारी कांड को याद कीजिए, भंडारा की क्या उम्र थी? शिवा जी, रजी अहमद साहब का मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका कहने का मतलब ये था कि शायद जिस तरह के विज्ञापन या जिस तरह सड़कों पर निकलने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जिस तरीके से बाजार का विरोध तो है ही है इस पूरे मामले में। तो मुझे लगता है वही वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और स्त्री के मीडिया में जिस तरह से स्त्री का उपयोग हो रहा है, यही चैनल जो अभी कॉज का कंसर्न का काम करते हैं, वही चैनल थोड़ी देर में जब वो फिल्मों के न्यूज दिखाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले वो क्या कह रहे थे, फेविकोल वाला गाना किसने बैन कर दिया? 16 दिसंबर के बाद आया, किसी ने कुछ कहा? आप बाजार के आगे नतमस्तक हैं। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप बच्चों को आप आंखें बंद करके समस्या का सामना नहीं कर सकते। आप बच्चों को सिखाएंगे तभी समस्या का सामना करेंगे। और बच्चों को सिखाने का हर उम्र का एक ग्रेडेड प्रोसेस होता है। जैसे आप 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं का सिलेबस नहीं पढ़ाते, वैसे ही 5 साल की उम्र के बच्चे को 25 साल का नहीं बताएंगे। आप उसको धीरे धीरे ही समझाएंगे। लेकिन ये हर माँ बाप कैसे तय करेंगे कि उनको किस हद तक और कहाँ तक बच्चों को? देखिए, एक ओवरऑल अवेयरनेस की बात है। हम मलेरिया डेंगू के लिए भी तो कैंपेन करते हैं। भारत वहाँ पर भी अशिक्षित है, भारत वहाँ पर भी अशिक्षित होता है, भारत वहाँ पर भी गरीब है और वहीं पर ये बीमारियां ज्यादा पनपती, लेकिन इसके बावजूद सरकार बसों में, होर्डिंग्स में, हर जगह मलेरिया डेंगू के लिए भी तो कैंपेन चलाती है। तो हमारे यहाँ जो ओवरऑल जो माहौल बच्चों के लिए असुरक्षित है, महिलाओं के लिए असुरक्षित है, उसके लिए भी एक कैंपेन चलाइए। आप अपने पाठ्यक्रम में रखिए, आप अपने पहली क्लास के, दूसरी क्लास के ग्रेडेड पाठ्यक्रम में रखिए। देखिए, मैं यहीं पर कहूंगी कि हर माँ बाप जो हैं वो खुद भी तो प्रौढ़ हैं, अडल्ट हैं, तो वो अपने बच्चे को माँ बाप से ज्यादा और कोई नहीं पहचान सकता। जो माँ अपनी बच्ची को, पर्टिकुलरली जो गर्ल चाइल्ड होती है, माँ ही उस अपनी बच्ची को बेहतर जानती है कि उसकी लेवल ऑफ अवेयरनेस या उसकी लेवल ऑफ मेच्योरिटी कितनी है। तो एक माँ ही बेस्ट तरीके से उसको समझा सकती है कि मुझे कितना समझाना है और कहाँ तक समझाना है। ये नहीं कि बच्चा जो है वो मेरी जो मैं समझा रही हूँ बात उसके अंदर और भौचक्की हो जाए और समझ ही नहीं पाए कि वो मेरी माँ मुझे क्या समझा रही है। तो धीरे धीरे करके उसको करवाना पड़ेगा। चाहूंगी कि ये जो थ्योरी है इसमें ऐड ये करना चाहूंगी कि माँ और बाप दोनों, स्त्री और पुरुष, मतलब इसको टैबू सब्जेक्ट की तरह अगर आप डील करेंगे तो बच्चा भी कान में आकर के आपके ये रवैया चेंज करने की बहुत अच्छी बात शिवा जी आपने और रेखा जी आपने कही। लेकिन अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ माँ बाप अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच की नसीहत दे रहे हैं, या फिर ये उनको समझा रहे हैं कि कोई आपको कहां टच करे तो आपको आके शिकायत करनी है, रोकना है, मना करना है। और दूसरी तरफ बच्चे टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, जिसमें उसी टच को वो दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। अब बच्चों के दिमाग में माँ बाप की समझाइश और पर्दे पर देखे जाने वाला जो दृश्य है उसके बीच जो कंफ्यूजन है वो कौन दूर करेगा और कैसे दूर करेगा? देश पांडे जी। देखिए, ऐसा है, ये आपने जो कहा था कि बैड टच गुड टच वगैरह कहना बड़ा मुश्किल है, ये बिल्कुल मैं मानती हूँ। और जिस तबके में ये हो रहा है वो इन बातों के बारे में जानकार नहीं है, और अगर आपने अभी उनको सिखाने की शुरुआत की तो वो सीखने में ही और 4-5 साल लग जाएंगे। इस बीच में क्या होगा, हमारी बच्चियों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? क्योंकि जो सेक्सुअलाइजेशन हो रहा है वो एडल्ट्स का हो रहा है, टीवी के जरिए एडोलेसेंट्स का हो रहा है, मतलब जवान लोगों का हो रहा है। तो पर हर माँ और हर बाप समझता है कि मेरे बच्चे को कोई खतरा ना हो, मेरे बच्चे की परवरिश मैंने अपने मन से अच्छी तरह से करनी चाहिए। नहीं, लेकिन रजी अहमद साहब भी, रजी अहमद साहब जो कह रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिए कि बच्चे आजकल समय से पहले व्यस्त हो रहे हैं। नहीं, एक मिनट, ये तो आगे की बात हुई। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स, मतलब माँ बाप, चाहे वो पढ़े हों, चाहे अशिक्षित हों, चाहे नादान हों, अपने बच्चों के साथ कुछ समय गुजारें और उनके सवालों का जवाब दें, कुछ उन्हें बताएं, कुछ उनकी सुनें। तो जब बच्चा बताता है और आप कान खड़े करके सुनते हैं तो कई बातें माता पिता होने के नाते आप खुद भी कंक्लूड कर सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। और जब बच्चा कुछ पूछता है, कुतूहल से पूछता है या खुल करके पूछता है, तो उसे डांटे नहीं, उसे दुत्कारे नहीं, बल्कि उसे उसकी लेवल के अनुसार समझाने की कोशिश करें।
जी, बेटे किसी के साथ जाना नहीं या बेटे किसी ने कुछ दिया तो लेना नहीं, यहाँ से शुरुआत करें। तो उनसे ये पूछें कि आज तुम किस किस से मिले, अच्छा जिससे मिले उसके साथ क्या बात हुई, किस तरह की बात हुई, उन्होंने क्या कहा। इससे आप बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अगर उनका एक्सपोजर जिन अजनबियों के साथ या जिन रिश्तेदारों के साथ हो रहा है, उन लोगों ने किस तरह से बच्चे के साथ डील किया, इससे आप बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं और उसी से वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सवाल यही है कि बच्चों के साथ आप बैठ करके उनका दिनचर्या पूछे कि आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। सिर्फ यही काफी नहीं कि जब बच्चा बताए तब आप सुने, बजाय इसके आप खुद बैठे और बच्चे से पूछें कि क्या दिन कैसा गुजरा, क्या क्या किया। मतलब फैमिली बॉन्डिंग शिवा आप जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पर्टिकुलरली जो अनुराग जी ने भी सवाल किया था कि ये क्या न्यूक्लियर फैमिलीज का ही एक नतीजा है कि ये सब होता है, ऐसा तो इसलिए बॉन्डिंग जो है पेरेंट्स के और बच्चे के बीच में, और साथ साथ जो दूसरा वर्ग इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है शिक्षकों का। तो अपने जो शिक्षक हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स के साथ में, पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट दो एलिमेंट्स होते हैं एक बच्चे की जिंदगी के अंदर, पेरेंट्स और उसका स्कूल एंड कॉलेज। तो ये सब जो प्लेसेस जहाँ पे बच्चे का बाहर की दुनिया के साथ एक्सपोजर होता है, वहाँ पे कैसे लोगों के साथ डील करना है, आई थिंक पेरेंट्स एंड टीचर्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो अपने बच्चों की इस तरीके से हिफाजत कर सकते हैं और उनको एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बना सकते हैं कि वो खुद भी अपना भी बचाव करें और किसी और के साथ भी गलत काम हो रहा है तो उसको एक्सपोज करने के अंदर आगे हिम्मत रखें। जी दिव्या, बात ठीक है, सुनने में भी ठीक है कि माता पिता की नसीहत या फिर जो स्कूल में टीचर्स हैं वो बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से अपने करीब ला करके और उन्हें सही गलत की शिक्षा दे सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन हम और आप जानते हैं कि टीचर्स किस तरह से बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, इसकी भी कई खबरें हम सुनते हैं। ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए? यही तो बात है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि भरोसा किस पर किया जाए। आज बच्चा अपने घर में महफूज नहीं है, और अगर घर में है तो घर से बाहर जब निकलता है, हम स्कूल में जाता है, स्कूल की बस में जाता है तो वहाँ पे ड्राइवर्स या वहाँ ऐसे लोग दुष्कृत्य करते हैं। बच्चा जब वहाँ से स्कूल में जाता है तो वहाँ पे टीचर्स ऐसे कई घटनाएं सुनने को मिली है हमें। तो बच्चा आज कहीं भी महफूज नहीं है। इसलिए मैं बार बार इसी चीज पे जोर देना चाहती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को जो देश चलाती है, उनसे ये कहना चाहती हूं कि हमारे देश में गरीबी जैसी चीजों को मिटाएं और उसको मिटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हो, बिल्कुल फ्री हो हर चीज, और हर व्यक्ति इतना शिक्षित हो कि वो एक से ज्यादा बच्चा पैदा ना करे, ना कि 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और जब हमारी आबादी कम होगी, गरीबी कम होगी, लोग बेरोजगार नहीं होंगे, बेरोजगार नहीं होंगे तो विकृत मानसिकता जो है वो डेवलप नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ये सब बहस का मुद्दा नहीं है। सिंपली आई वांट टू से कि बहुत जो है कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि हर तीसरे दिन आप सुन रहे हैं, हर तीसरे दिन आप मीडिया ये चीज दिखा रहे हैं। वो ना हो, उसके लिए ठोस कदम उठाना, प्रैक्टिकल करना, एक्शन लेना जरूरी है। ये मुद्दा चर्चा नहीं, मैं तो कहती हूँ इसे बंद कर दीजिए चर्चा को और कहिए, बार बार सब लोग मिलकर ये जोर लगाइए कि एक्शन लिया जाए। नहीं, इस चर्चा को तो हम बंद इसलिए नहीं करेंगे दिव्या, क्योंकि कई तमाम सारी जरूरी बातें जो माता पिता को जाननी चाहिए वो यहाँ एक्सपर्ट्स के जरिए उन तक पहुंच रही हैं। मैं फिर कहूंगा आपके गुस्से को समझा जा सकता है। रजी अहमद साहब, यहां पर सवाल ये है कि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो चाहे वो उसकी स्कूल वैन हो, स्कूल बस हो, स्कूल रिक्शा हो, फिर उसके स्कूल में जाने के बाद तमाम टीचर्स से उसकी मुलाकात हो, वो सैकड़ों ऐसे लोगों से मिलता है कि जब वो घर आता है तो उसको एक काउंसलिंग जरूरी है, उससे एक मित्रवत व्यवहार जरूरी है, उससे उसकी पूरी दिनचर्या पूछी जानी चाहिए। लेकिन यहां माता पिता इस कदर अपने सर्वाइवल के लिए पैसा कमाने में जुटे हुए हैं कि वो उसका हालचाल तक नहीं ले पाते। ऐसे में क्या आप गुंजाइश देखते हैं सुधार की और क्या जरूरत महसूस करते हैं? देखिए, मायूसी की बात नहीं है। हमने जिस तरीके, जिस क्लास की पर हम लोग बहस कर रहे हैं, आज माँ बाप को फुर्सत कहाँ है। आज तो ये रिपोर्ट्स जो आते हैं कि जब माँ बाप ऑफिस में होते हैं, बच्चे सोए रहते हैं, या उनकी परवरिश क्रेचेज में हो रही है या हॉस्टल्स में हो रही हैं। हॉस्टल्स जो है, जिसको मैं अपने शब्दों में ये डिग्निफाइड यतीम खानाएं हैं, ये जहाँ वो जो उनके जो प्रॉक्टर्स हैं, उनके जो दाई और नौकर के सहारे ये बच्चे परवरिश पा रहे हैं। ये पूरी दुनिया का ये एक इतिहास है। इंग्लैंड और अमेरिका में जो बेबी सेटर्स हैं, उनका क्या रोल है। हम लोग अभी बहुत इमेच्योर
तरीके से इस चीज पर बहस कर रहे हैं। माँ बाप को जिस वक्त बच्चे को शफकत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, उस वक्त माँ बाप को फुर्सत नहीं है। बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो टीवी के सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है टीवी पर कितना उनका वक्त गुजरता है। अब उसके जो है वो सीख लेंगे, कच्ची उम्र में सारी चीजें उनको आप दे रहे हैं। घर में कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है जो अच्छा और बुरा, उसको ये जो एक हदें हैं, जो लक्ष्मण रेखाएं हमारे सामने हैं, हम अपनी परंपराओं को लांघते हुए सब चीजों का कोशिश करेंगे तो न हम इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। और हम आज उसी स्टेज पे पहुंच गए हैं, न कोई घर में बच्चे को कि ये चीज अच्छी है ये चीज बुरी है समझाने वाला कोई नहीं है। अब तो है कि 99 नंबर हमको आना चाहिए, हमको इतना पास करना चाहिए। उसके लिए ये कोई अनस्क्रूपुलस होते चले जा रहे हैं। कच्चे उम्र में किस तरीके की तरबियत होनी चाहिए वो माँ दे सकती है, घर के बुजुर्ग दे सकते हैं, ये टीचर्स नहीं दे सकते हैं। किराए के उस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे और बच्चियों का कि अगर आप अभी साइकोलॉजिस्ट एक आपके साथ बैठी हुई हैं, उनसे पूछिए उनकी क्या अपने माँ बाप के प्रति उनका क्या बिहेवियर होता है, ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे और बच्चियों का कि अगर आप अभी साइकोलॉजिस्ट एक आपके साथ बैठी हुई हैं, उनसे पूछिए उनकी क्या अपने माँ बाप के प्रति उनका क्या बिहेवियर होता है। वो बच्चे बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, वो जब अपने घर में छुट्टियों में आते हैं, अपने बुजुर्गों के प्रति उनका क्या बिहेवियर होता है, तो देखेंगे बहुत मायूस क्यों है। वो अपने समाज से अपने को कटा हुआ महसूस करते हैं। और जब ये अपने को वंचित फील करने वाले लोग बाहर निकलते हैं तो फिर ऑल फॉर सारी चीजें दुनिया उनके सामने परोसी जा रही है, उसके वो शिकार हो जाते हैं। वो मायूस मासूम जहन वो विकृतियों का शिकार होता चला जा रहा है। हमें लक्ष्मण रेखाओं को सामने रखना पड़ेगा, हमें अच्छाई बुराई बतलानी पड़ेगी। ये चीज अच्छी है, ये नुकसानदेह है, ये इससे तुम्हारा नुकसान है, ये समाज का नुकसान है, इससे परिवार का नुकसान, ये उनको बचनाना पड़ेगा। और वो स्टेज जो है वो बचपने का स्टेज है जब वो शफकत उसको मिल नहीं पा रही है। उसी का नतीजा है ए हो बी हो, वो गलत रास्ते की तरफ चला जा रहा है। और जो बदकिस्मती ये है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कानून मजबूत बना दिए, कानून बहुत पड़ा हुआ है, कानून इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है वो उसका जो है वो मामला बहुत ही चला जा रहा है। हमको ऐसा लगता है 60 वर्ष के अंदर हमने बहुत अपने को फ्री कर लिया हुआ है, सारे बंधनों से हम अपने को आजाद फील कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक। शिवा आप शायद इत्तेफाक नहीं रखते रजी साहब? बिल्कुल भी नहीं। एक बार भी रजी साहब ने नहीं कहा कि माँ के साथ साथ पिता की भी जिम्मेदारी है बच्चों को वक्त देने की। उन्होंने बार बार यही कहा कि हाँ माएँ जो है वो लेकर के नहीं बैठ रही है, वो लेकर के नहीं बैठ रही। वो ये क्यों नहीं कह रहे कि माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है? भाई ये बताइए। हाँ तो ये देखिए ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। वर्ग हितों को सुरक्षित करने का आर्ग्यूमेंट है कि औरतें घर से बाहर ना निकलें, घर में बैठ के बच्चों को सिर्फ पालें। देखिए अगर जिम्मेदारी है तो दोनों की है, अगर जिम्मेदारी है तो पूरे समाज की है, पूरे परिवार की है, सिर्फ महिलाओं की नहीं है, सिर्फ माओं की नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि समाज कभी भी पीछे नहीं चला है, आगे ही चला है। हमें उस समाज आगे की जो सूरत हाल है उससे निपटने का रास्ता देखना पड़ेगा। हम अगर बार बार यही कहते रहे कि पीछे जो हमारे 50 साल पहले था वो बड़ा अच्छा था, तो ये हमारा दिवा स्वप्न है, ये कभी भी हम पीछे वापस नहीं जाने वाले। तो जो आगे का जो दुनिया है, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का जो दौर है, हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। उसका कोई हल बताएं बुजुर्गवार, तो मुझे ज्यादा लगेगा कि ये कारामद होगा यहाँ पर बोलना। जहाँ तक माओं की जिम्मेदारी है, अब ना तो औरतें अपना करियर छोड़ेंगी ना अपनी पढ़ाई छोड़ेंगी। ये अगर बच्चे पैदा होंगे तो परिवार दोनों लोग उनको संभालेंगे, माँ बाप दोनों वक्त देंगे, तभी होगा। एक बैलेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए सारी बातों क्या कहना चाहूंगी कि देखिए कदम से कदम मिलाकर चलना अच्छी बात है, कदम से कदम मिलाकर चलना अच्छी बात है। आज हम ग्लोबली बातें करते हैं हर चीजें, तो आज के आधुनिक समाज से हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी अपनी एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और उसे नहीं भूलना चाहिए। नहीं, लेकिन आप संस्कृति और सभ्यता की बात कर रही हैं, वही तो अब किसी को याद रखने की फुर्सत नहीं रही। बच्चों को जहां और करीब लाना चाहिए था वहां बच्चे और दूर होते जा रहे हैं भागते दौड़ते समाज में। दिव्या, आप मानती हैं? ऐसा नहीं हो, मानती हूँ, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि लोगों के अंदर उनकी जो सोच है वो सोच को बदला जाए। और अगर कुछ छोटी छोटी पहलुएं हैं जिन पे अगर ध्यान दिया जाए तो मैं समझती हूँ कि काफी हद तक क्राइम कम हो जाएगा, काफी हद तक कम होगा, फर्क नहीं, लेकिन कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो। हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि कमी कहां पर है,
अगर माता पिता नहीं चाहते बच्चे के साथ ऐसा हो, वो बच्चों को काउंसलिंग भी नहीं दे रहे हैं, वो बच्चों से बात भी नहीं कर रहे, बच्चों के मन की बात भी जानना नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या हो? सिस्टम कमी है हमारे। नहीं, बच्चे को ये विश्वास होना चाहिए कि वो जो भी कुछ माता पिता को बताएगा, दिव्या जी सिस्टम हम ही है, तो वो माता पिता हम ही नहीं बनाया है। सुनेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल करेंगे। उठा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा अभी अनुराग जी ने कि हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो जिनके हाथ में कानून है उनसे मेरी ये अपील है, ये गुजारिश है कि इन जो सिस्टम जो हम कह रहे हैं और जिन पहलुओं पे हम उंगली उठा रहे हैं उसमें चेंजेस लाएं। और जो चेंजेस तो लाते हैं लेकिन सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो वो चीजें लेके आए प्रैक्टिकली। जो मैं एक्शन लेने की बात बार बार कर रही हूं, मैं समझती हूं कि काफी हद तक क्राइम कम हो जाएगा, लोगों के सोचने समझने की शक्ति जो है वो विकसित होगी और मेरे ख्याल से कि समाज जो है जानवर बनने से बचेगा। देखिए, ये सभ्यता संस्कृति वाला मामला बड़ा अजीब है। सभ्यता तो संस्कृति तो हमारी बलात्कार की है, हम बलात्कार हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम देवदासी प्रथा चलाते रहे आज तक, वो सीधा सीधा बलात्कार है। और उसके अलावा रात बसना जैसी चीजें जो हम दलितों के साथ, जो गरीबों के साथ, जो आदिवासियों के साथ करते हैं, असल में वो बेचारे शहर में नहीं है, मीडिया उनके पास पहुंचता नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं है। तो ये जो सभ्यता और संस्कृति की जो गुहार है ना, ये इसीलिए कह रही हूँ मैं। सभ्यता देखिए, दलित महिलाओं को देवदासी बना करके उनके साथ लगातार बलात्कार की परंपरा है। बलात्कार हमारे यहाँ मनोरंजन भी रहा है, कोई आज जब मैं देखती हूँ कि बॉम्बे के फिल्म स्टार भी रो रहे होते हैं ऐसी घटनाओं पे, मुझे ताज्जुब होता है कि जब वो औरत को चिकन की टंगड़ी बनाने के ऊपर आमादा है, जब वो उसको पता नहीं क्या क्या मतलब याद भी नहीं है, तो ऐसे समाज जो वो अपने यहाँ कोई अपने गिरबान में झांक के ही नहीं देखता, वो कैसे कहता है कि हमें बड़ा अफसोस है। तो सीधी बात यह है कि सभ्यता संस्कृति को छोड़िए, कानून का राज्य पैदा कीजिए। एक यूनिवर्सल मोरालिटी होती है, एक यूनिवर्सल एथिक्स होता है जिसमें सही और गलत की बिल्कुल तयशुदा पहचान है, उसमें जाइए। सभ्यता संस्कृति आपको सभ्यता संस्कृति है कि संयुक्त परिवारों में सोडोमी बहुत आम बात है। सभ्यता संस्कृति है कि मदरसों, पाठशालाओं में, दरगाहों पर ये सोडोमी और पेडोफिलिया आम बात है। सभ्यता संस्कृति की दुहाई देना बंद करिए। देखिए, मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ यहाँ पर कि सारे पक्षों की संयुक्त परिवार मुझे लगता है रेखा जी को सुन लेते हैं। दिव्या जी आते हैं आपके पास। शोषण है वहाँ, बच्चों के साथ मारपीट है, दिव्या जी सब कुछ संयुक्त परिवार। दिव्या जी, शिवा जी, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ डिस्कशन में सबको सुनने के बाद में कि लगता है कि सबके व्यूज जो हैं, सभी के व्यूज ठीक हैं, परंतु एक बैलेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। जहाँ हमारे बुजुर्ग रफी साहब ने कहा कि उनकी सोच भी बिल्कुल सही है, आपकी शिवा जी वो भी बिल्कुल सही समझ है कि मतलब ये नहीं कह सकते कि कौन से वर्ग को या किस चीज को हम सही कहें कंप्लीटली। मतलब आप सारी एक ही झाड़ू से सबको आप स्वीप नहीं कर सकते कि बच्चों को अपना दोस्त बना करके और उन्हें गुड या बैड टच के बारे में बता करके आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। एक बैलेंस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ना तो न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़िया है, ना ही संयुक्त परिवार है वही बहुत बढ़िया है, ना ही हमारी सभ्यता जो थी वो फुल प्रूफ है कि जहाँ पे कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है हमारे सामने। अगर दूर क्यों जाते हैं, रावण ही है, वो भी सीता को उठा के ले गए थे। तो हमारी सभ्यता के अंदर सब कुछ होता रहा है। सोनी के गुप्तांगों में पत्थर भरे और हम लोगों ने उस आईपीएस को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, अंकित गर्ग को, कोई कुछ नहीं बोला क्योंकि वो वहाँ पर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है। तो हम लोगों को कहा हमारी संवेदनशीलता भी तो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है ना। देखिए दिव्या, सिलेक्टिव सहनशीलता है हमारी। हम सोनी के ऊपर खामोश रहते हैं, हमें होता है तो उसकी आवाज तो सुनी भी नहीं जाती है। सोनी पर कोई मध्य वर्गीय महिला क्यों नहीं बोलती है? दिल्ली से आवाज क्यों नहीं उठती है सोनी पर? कोई उसकी आवाज नहीं सुनता है, कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। जी रेखा जी, आप कुछ कह रही हैं? दिव्या, अनुराग जी, मैं तो यही कहूंगी कि अब मैं उसी बात को रिपीट करूंगी कि आप एक वर्डिक्ट जिसको कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि भावोवेश के अंदर आके एक पर्टिकुलर चीज को कंडेम करने के अंदर लगे हुए हैं, या कभी हम कहते हैं कि ये चीज बिल्कुल गलत है, ये वो चीज गलत है, कभी हम पुलिस बैशिंग के अंदर चले जाते हैं कि हमारी पुलिस बेकार है, कभी हम कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस है वो बिल्कुल बेकार है, हमारे पे कुछ नहीं हो रहा, कभी हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज बेकार है, कभी हम कहते हैं कि संयुक्त परिवार बेकार है, कभी हम कहते हैं कि हमारी सभ्यता बेकार है। सब चीजों का एक समावेश बना के
हम सबको ना ही मैं कहती कि जो औरतें हैं उनको करियर नहीं बनाना चाहिए, पर एट द सेम टाइम करियर बनाते समय अपने खुद के परिवार को ही ना निग्लेक्ट कर दे, जिसके लिए आप कमा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। तो जब तक एक हम जो उसका कहते हैं कि सिस्टम की दिव्या बात कर रही थी, वो सिस्टम तो हम ही ने क्रिएट किया हुआ है, आप और हम नहीं, किसी बाहर के व्यक्ति ने ही क्रिएट किया करा हुआ है। तो ये एक सामाजिक चेंज आया है। औरतें वो औरतें नहीं रहेगी जो पहले थी, तो एक जब तक सब मिलकर नहीं करेंगे तो इस जो हमारे जो डिस्कशन है उसका उद्देश्य है वही जो मिट जाएगा, हम शायद उसको भूल जाएंगे कि हमें अपने बच्चों को महफूज कैसे रखना। ठीक है, एसएन देशपांडे जी, एक फाइनल कमेंट छोटा सा आपका मैं लेना चाहूंगा कि क्या पहला कदम यही होना चाहिए कि किसी भी दरिंदे की पहचान के लिए ये जरूरी हो कि हम अपने बच्चों को दोस्त बनाएं, उन्हें इतना कंफर्टेबल करें कि वो अपने साथ जो कुछ भी हुआ है वो खुलकर हमें बता सकें? एक तो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए माता पिता के साथ, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबल पड़ोसी भी हर एक को बनना चाहिए कि आपके आसपास के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और किस तरह का व्यवहार उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, इसके बारे में सतर्कता रखें। जो सबसे सिंपल और सबसे पहला कदम मुझे लगता है यही हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि कितने भी व्यस्त आप हैं, उस व्यस्तता के बीच से आपको अपने लिए, अपने बच्चे के लिए और जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज को देखने, सुनने और समझने के लिए वक्त निकालना होगा। आप यकीनन अगर इसमें सफल रहे तो बेशक आपको फिर समाज और कानून से शायद उतनी शिकायतें न रह जाएं जितनी शिकायतें आज हैं। बड़ी बहस में शामिल होने के लिए सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।